आप सभी का स्वागत है अपना सपना क्लासेज में। आज हम अपना कृषि और पशुपालन वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। चाहे कितनी लंबी वीडियो हो जाए, आज हम थोड़ी जल्दी करके उस अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय हम अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने पर ध्यान देते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा से रिलेटेड तथ्य। मृदा से रिलेटेड तथ्य कौन कौन से हैं ये आप देख लेना, बस सिर्फ एक बारी नज़रों में से निकालने की ज़रूरत है। काली मृदा क्या कहते हैं हम? रेगूर भी कहते हैं और क्या कहते हैं, चेरनोजेम भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और चेरनोजेम। ये रेगूर है जो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका HSSC में इसका क्वेश्चन आ चुका है। फिर पुरानी जलोढ़ मृदा है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं। और अपनी नई है जो उसे कहते हैं हम खादर। जैसे कहते हैं ना हम खादर में जा रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर कोई नदी है उसके आसपास के हम क्षेत्र में जा रहे हैं। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। फिर लाल और जो हमारी लाल पीली मृदा को निक्षालित मृदा भी कहते हैं। लाल पीली मृदा को क्या कहते हैं? निक्षालित मृदा भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है कि मृदा निर्माण का अध्ययन क्या है? मृदा निर्माण का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? पीडोजेनेसिस। क्या कहलाता है? पीडोजेनेसिस। क्या कहलाता है? पीडोजेनेसिस। पीडो से ले लो पेड़, और पेड़ आपके कहाँ होते हैं? मिट्टी में। ठीक है, तो मिट्टी का अध्ययन आपका क्या हो गया? पीडोजेनेसिस। क्या हो गया? पीडोजेनेसिस। फिर अब जो आपकी केंचुए है, केंचुए को सब जानते हैं, ये किसान, इसको हम क्या क्या कहते हैं? किसानों का मित्र। ये तो सभी जानते हैं कि हम केंचुए को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। प्रकृति, इसका दूसरा नाम है प्रकृति का हलवा। प्रकृति का हलवा मतलब प्रकृति, ये प्राकृतिक है जो हल चलाता है। ठीक है, फिर मतलब मिट्टी को खोद देता है। पृथ्वी की आंत, पृथ्वी की आंत भी किसे कहते हैं? केंचुए को कहते हैं। मृदा की उर्वरता का बैरोमीटर, ये मिट्टी की जो उर्वरता है उसे बढ़ाता है, इसलिए इसे मृदा उर्वरता का बैरोमीटर भी कहते हैं। तो ये सब केंचुए के बारे में फैक्ट, छोटी छोटी बातें हैं, ये सिर्फ आपको एक बारी देख लेनी है। फिर आपका हम पढ़ेंगे कि पादपों में जो मतलब पेड़ों में, पेड़ पौधों में जो आपकी प्रमुख बीमारियां होती हैं वे कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपका जो धान का खैरा रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का जो खैरा रोग है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। और नींबू का लिटिल लीफ, ये किस कमी से होता है? कॉपर की कमी से। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। तो आप ये भी याद कर लेना कि कॉपर को शो कैसे करते हैं? Cu से। क्यों? क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो भी हमारे HSC कभी कभी पूछ लेती है। फिर आपका आम व बैंगन का लिटिल लीफ, आम व बैंगन का लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। ठीक है, Zn से इसको हम डिनोट करते हैं, जिंक। ठीक, जस्ते की कमी से। फिर है आम का काला सिरा रोग। आम का काला सिरा रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? SO2 गैस अगर हमारी जो हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण आम का सिरा जो है वो काला पड़ जाता है। तो आम का काला सिरा रोग किस में होता है? SO2 गैस की अधिकता के कारण। ठीक है, फिर आपका आलू का कृष्णकांत रोग। आलू का कृष्णकांत रोग मतलब जब हम आलू को काटते हैं तो उसमें काले दाग निकलते हैं, आलू अंदर से हमें खराब मिलता है। वो किसकी कमी के कारण होता है? वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ये हमारा बड़े आलूओं में ज़्यादा देखा जाता है। जो बड़े आलू होते हैं, छोटे आलूओं में ये कम देखने को मिलता है। अब जैसे हमारा आलू का भंडारण वगैरह, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखते हैं, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ही जो हमारा आलू का है कृष्णकांत रोग हो जाता है। ठीक है, फिर आपका हो गया करनाल बंड। करनाल बंड जो क्या है? गेहूं की एक प्रमुख बीमारी है। ये किसके क्वक के द्वारा जनित होती है और इसको टेलिटिया इंडिका कहते हैं। टेलिटिया इंडिका जो हमारा क्वक है उसकी वजह से ये हमारा रोग होता है। आलू का कौन सा रोग? गेहूं का कौन सा रोग? करनाल बंड रोग। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप एक बार नज़रों में से निकाल लेना। और पनामा रोग है, वो किससे रिलेटेड है? वो आपका केले से रिलेटेड। ठीक है, पनामा रोग किसका है? पनामा रोग किसका है? केले का रोग है। ठीक है, फिर आपका तम्बाकू का रोग। तम्बाकू का रोग किससे होता है? TMV से। TMV मतलब तम्बाकू मोजेक विषाणु से। और फिर आलू का मोजेक रोग किससे होता है? आलू विषाणु टैन से। आलू विषाणु टैन से। ठीक है, फिर फसलों पर दी गई कुछ संज्ञाएं हैं जो आम जनता है उसको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को कुछ संज्ञाओं के बारे में तो पता होगा, कुछों के नाम के बारे में पता होगा, लेकिन कुछों के बारे में नहीं पता होगा। तो आप, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप थोड़ा ध्यान से कीजिए। फलों का राजा। फलों का राजा कौन सा होता है? आम होता है, सभी को पता है। लेकिन फलों की रानी कौन सी होती है बताइए सब? फलों की रानी आपकी होती है लीची। लीची को फलों की रानी कहा जाता है। ठीक है,
फिर आपका शुष्क शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा आपका बेर होता है। शुष्क फलों का राजा कौन सा होता है? बेर। अब दलहनों का राजा, दलहनों का राजा कौन सा होता है? चना। और दलहनों की रानी, दलहनों की रानी कहते हैं मटर को, ठीक है। दलहनों की रानी कौन सी है? मटर है। फिर मसालों की रानी, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, ठीक है। फिर शाकाहारी मांस, शाकाहारी मांस कटहल को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी मांस भी कहते हैं। फिर आपका उजाला या सफ़ेद सोना, उजाला या सफ़ेद सोना कौन किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं, ठीक है। और काला सोना किसे कहते हैं बताइए? काला सोना हरियाणा में तो मुर्राबास इसको कहते हैं, ठीक है। पुर्तगाली लोग किसे कहते थे? काली मिर्च को काला सोना कहते थे। और जो पेट्रोलियम को इकोनॉमिक्स क्या कहता है? पेट्रोलियम है उसे भी काला सोना कहता है, ठीक है। तो हरियाणा में ज़्यादातर ये मुर्रा भैंस से रिलेटेड है काला सोना, ठीक। फिर आपका हो गया फलों की रानी, फलों की रानी इलायची हम कर चुके हैं। फूलों की रानी, फूलों की रानी कौन सी है? ग्लेडियस, ठीक है। ग्लेडियस फूल होता है जो, वो फूलों की रानी होता है। फिर आपका है गरीबों का सेब, गरीबों का सेब की संज्ञा किसे दी गई है? बेर को दी गई है। गरीबों का सेब कौन सा है? बेर है। फिर है हरा सोना, हरा सोना आपका अफीम को कहा गया है। किसे कहा गया है? अफीम को, ठीक है। अनाजों की रानी आपको मक्का को कहते हैं, अनाजों की रानी कौन है? मक्का है। फिर 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा गया है? नीम कहा गया है, नीम को। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा गया है? नीम को कहा गया है। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा गया है? नीम को कहा गया है, ठीक है। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पशुपालन। पशुपालन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम पढ़ेंगे और इसमें जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपका विश्व का पशुधन की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारे पशुधन है वो मिलते हैं, ठीक है। भारत की विश्व की सबसे ज़्यादा भैंसें भी कहाँ पर पाई जाती हैं? वो भी भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। दोनों फैक्ट्स हो गया। और भैंसों के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता कर लेते हैं, ठीक है। जो भारत का कुल दूध उत्पादन है उसका 52% दूध है वो हम कहाँ से मिलता है? भैंसों से मिलता है। मतलब कि भारत का जो आधे से ज़्यादा दूध है वो हम भैंसों से प्राप्त करते हैं। फिर केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ है आपका? ये आपका हिसार में है। और कब बना था आपका? 1985 में बना था। ये कहाँ है आपका? हिसार में है और 1985 में बना था। भैंसों की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस जो हमारी वो दूध देने के लिए प्रसिद्ध है और इसे हम क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया भैंसों की सर्वाधिक दूध वाली मुर्री भैंसों की, लेकिन जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है, वसा मतलब सबसे ज़्यादा घी जिसमें से निकलता है, वो है भदावरी भैंस। कौन सी नस्ल है? वो भदावरी भैंस। और इसमें इसके दूध में कितनी वसा होती है? 8 से 13% तक आपको वसा मिलती है, फैट मिलता है, ठीक है। फिर आपका भदावरी भैंस का जन्म स्थान, जो भदावरी भैंस है वो कहाँ बनी, कहाँ की जन्मी हुई है? आपकी इटावा यूपी की जन्मी हुई है, ठीक है। फिर आपका नीली नस्ल की भैंस कहाँ पर पाई जाती है? पंजाब में पाई जाती है। भैंस की मुख्य नस्लें आप देख लो, कौन इंपॉर्टेंट एक बार आप देख लेना, मुर्रा भैंस, भदावरी भैंस या जाफराबादी भैंस, ये सब आपकी क्या है? इसकी मुख्य नस्लें हैं। फिर इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा भैंसें आपके हिसार में हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका? हिसार। और सेकंड आपका है जींद। सेकंड मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आजकल जो HSSC है वो सेकंड प्लेस की जो हमारे सेकंड प्लेस पे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं या जगह होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करती है। जो फर्स्ट है वो ट्रेंड पुराना हो गया है, ठीक है। अब जो अगर आता है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन आता है पिछला और इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं हिसार जींद वगैरह, तो वहाँ पर आपको भिवानी को ही सही करना है। जो HSC है जो पिछले क्वेश्चनों में क्या मानता है? भिवानी में सबसे ज़्यादा भैंसे मानता है। भैंसे भिवानी, भैंसे ऐसे हो गए। अब हिसार है जो उसमें सबसे ज़्यादा भैंसें हमारी मिलती हैं। सबसे कम भैंस आपकी पंचकुला और गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? पंचकुला। पंचकुला आपकी बहुत अच्छी सिटी है तो वहाँ पर हमारी भैंसें कम है। और गुरुग्राम में ज़्यादा पढ़े लोग हैं, वो भैंस की यूज ज़्यादा करते नहीं हैं, पालते नहीं हैं। फिर भैंस कौन से परिवार से है? भैंस आपकी है बोविडिया परिवार से, बोविडिया परिवार से। वैज्ञानिक नाम बोवालिस, ये हम पहले भी कर चुके हैं तो एक बार यहाँ फिर रिपीट हो गया है। मुर्रा भैंस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती हैं? जींद में मिलती हैं। अब ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन है। कौन सा? कि भैंसों की गर्भावधि कितनी होती है? वो होती है आपकी 310 दिन। भैंसों की गर्भावधि कितनी होती है? 310 दिन। अब आप जो 2019 में जो हमारी पशु जनगणना हुई थी उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम पता कर लेते हैं। जो हमारी 2019 में जनगणना हुई थी, पशुओं की जनगणना हुई थी, वो कौन सी थी? 20वीं, ठीक है। और ये कब की जाती है? हर 2 साल में की जाती है। कब की जाती है? हर 2 साल में की जाती है, ठीक है।
2019 में कौन सी हुई थी? 20वीं पशु जनगणना हुई थी। और जो पहली पशु जनगणना है वो हरियाणा में कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, ये पहले तो किसके द्वारा की जाती थी? राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी, लेकिन इस बार किसने किया? डेयरी विभाग ने इसका क्या किया है? डेयरी विभाग ने हमारी पशु की जनगणना इस बार हरियाणा में की है। ठीक है, फिर आपका पहली बार जो ये हमारी 2019 की जनगणना हुई है, इसमें पहली बार क्या यूज किया गया है? स्मार्टफोन या टैबलेट, क्योंकि ये जो हमारी जनगणना हुई है वो ऑनलाइन हुई है। ठीक है, ऑनलाइन इसका आंकड़े पाए गए हैं, इसके ऑनलाइन इसके आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं और इसको कंबाइन करके यहाँ पर हमें दिया गया है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। फिर जो ये 20वीं जनगणना है, इसमें हमारी बिल्ली की संख्या पहली बार गिनी गई है। बिल्ली को इसमें सबसे पहली बार ऐड कर दिया गया है। बिल्ली की जो संख्या पहली बार कौन सी पशु जनगणना में गिनी गई है वो है आपकी 20वीं में। कब हुई थी? आपकी 2019 में हुई थी। अब मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि सबसे ज़्यादा बिल्ली कहाँ पर है? आपकी नूह में है। कहाँ पर है? नूह मेवात में आपकी सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ मिलती हैं। सबसे ज़्यादा पशुधन आपका वही हिसार हो गया, सबसे ज़्यादा भैंस वहीं हो गई तो हिसार में हो गया। दूसरा आपका सिरसा में हो गया, क्योंकि सिरसा का एरिया बहुत बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा पशुधन आपका हिसार में फर्स्ट नंबर, और सेकंड आपका सिरसा। अगर हिसार ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको सिरसा को टिक करना है। फिर आपका सबसे कम पशुधन वही पंचकुला होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या फिर स्वच्छ शहर है, तो उसमें आपका पशुधन कम हो गया है। फिर आपका फरीदाबाद में क्या है? ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पर पशुओं का कोई काम है ही नहीं। वहाँ पर जो अपने जीविका कमाने के लिए लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं पैसों की, वो पशु वगैरह क्यों पालेंगे। ठीक है, फिर 2 साल में जनगणना होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम करते हैं कुछ बातें गायों के बारे में। गाय भैंस का पहला जो गर्भधान होता है, जो पहली बार वो बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार होती है, वो कब होती है? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में पहली बार उनका पहला गर्भधान होता है। फिर आपका पूर्ण वयस्क कब हो जाते हैं? वो पूर्ण वयस्क हो जाते हैं 5 से 5.5 साल में, 5 से 5.5 साल के बीच में। और इसका जो टेम्परेचर होता है, इनके अंदर कितना टेम्परेचर होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर आपकी गाय की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? आपकी साहिवाल हो गई। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि साहिवाल किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। थारपारकर किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। ठीक है, तो थारपारकर जो नस्ल है वो कहाँ की है? पाक की है। पाक में जमी हुई नस्ल है, जब वहीं पे ये विकसित हुई थी। फिर आपका हरियाणा हो गया, नागौरी हो गया। कौन सा? हरियाणा, नागौरी, जरसिंध, लाल सिंधी, ब्राउन स्विस, ये आपकी किसकी नस्लें हैं? गाय की मुख्य नस्लें हैं। ठीक है, फिर भारत में गाय की कितनी प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं? 27, जो आपकी क्या है? रजिस्टर्ड नस्लें हैं। इसके अलावा और भी नस्लें हैं, लेकिन जो भारत की प्रमाणित नस्लें हैं वो कितनी हैं? 27 नस्लें हैं। ठीक है, फिर भारवाहक नस्लों में सबसे अच्छा बछड़ा किसका माना जाता है? ये आपका कॉकरेज नस्ल का जो बछड़ा है वो सबसे अच्छा माना जाता है। भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP में सबसे ज़्यादा गायें मिलती हैं। ठीक है, फिर अच्छा, हरियाणा में सर्वाधिक गाय कहाँ पर है? हरियाणा में सर्वाधिक गाय आपका सिरसा में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गाय को हम कहाँ रखते हैं? सब सिर माथे पर रखते हैं। गाय को अपनी माता मानते हैं, तो सब सिर माथे पर रखते हैं, इसलिए सिरसा में हो गया। फिर आपका कम गाय कहाँ पर है? पंचकुला में। भाई, क्योंकि कम पशुधन भी पंचकुला में है, कम भैंसे भी पंचकुला में है। ठीक है, और जो सर्वाधिक गायें जो हरियाणा में पाई जाती है सिरसा में, वो कौन सी हैं? साहिवाल नस्ल की गायें हैं। कौन सी हैं? साहिवाल नस्ल की गायें। और साहिवाल नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है? पाक है। पाकिस्तान में ये इसका जन्म स्थल माना जाता है, और ये ज़्यादातर आपकी लाल रंग की होती हैं। कौन सी रंग की गाय होती है? लाल रंग की गाय जो होती हैं वो साहिवाल नस्ल की होती हैं। फिर कुल गौशाला जो हमारे हरियाणा में कुल गौशालाएँ कितनी हैं? 615 हैं, जिसमें से आपका सिर्फ 546 ही आपकी रजिस्टर्ड हैं। बाकी वैसे आपको 615 गौशालाएँ हमारे हरियाणा में मिलेंगी। गाय का गर्भधान काल, जैसे भैंसों का गर्भधान काल कितना था? 310 दिन। गर्भधान अवधि कितनी थी? 300 भैंसों की 310 दिन, और आपकी गाय को कितनी है? 280 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, फिर ये भी बोवेडिया परिवार से है, और वैज्ञानिक नाम इसका बॉस है, क्योंकि गाय को क्या माना जाता है? बॉस माना जाता है, बॉस इंडिकस। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पढ़ते हैं हम भेड़ पालन। भेड़ पालन में भारत का कौन सा स्थान है? 6th प्लेस पर है हमारी। भेड़ पालन में भारत 6th प्लेस पर है, और आपका ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। फर्स्ट प्लेस पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और जो गाय की नस्लें कितनी थी? 27 थी, और हमारी भेड़ों की कितनी है? 26 नस्लों की भेड़ें हमें मिलती हैं। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल जो भेड़ों में है वो है लोही नस्ल। कौन सी है? लोही नस्ल। और सर्वाधिक ऊन कौन सी देती है?
मोरिनो नस्ल। कौन सी देती है? मेरिनो नस्ल। सर्वाधिक ऊन कौन सी देती है? मेरिनो नस्ल। भेड़ का गर्भधान काल कितना है? गर्भधान अवधि 150 दिन की है। कितनी है? 150 दिन। और बकरी की भी आपकी कितनी है? 150 दिन की। ठीक है, दोनों की आपकी कितनी है? 150 दिन की। और भेड़ों को चिन्हित करने के लिए क्या ईयर ब्रोच किया जाता है? इनके कानों पर निशान बना दिया जाता है, छेद दिया जाता है, उनको ईयर ब्रोच बना दे देते हैं। ठीक है, औसत जीवन काल इनका 10 से 12। सबसे अच्छी ऊन, भारत में जो सबसे अच्छी किस्म की ऊन मानी जाती है वो कौन सी है? कालीनी किस्म की। अब जब ऊन को हमें कब निकालना चाहिए भेड़ों से? ये अपने सर्दी के जाने से बाद निकालना चाहिए। कब निकालना चाहिए? सर्दी के बाद। सर्दी के बाद हमें ऊन को भेड़ों से उतारना चाहिए। ठीक है, फिर हरियाणा में सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ है? भेड़ भिवानी में। कहाँ पर है? भेड़ भिवानी में। फिर आपका हिसार, क्योंकि हिसार तो आपका आसपास हर एक क्वेश्चन में रहेगा ही। ठीक है, सेकंड आपका हिसार हो गया और फर्स्ट आपका भिवानी। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हो गया? भिवानी हो गया। ठीक, आगे समझ में बात? फर्स्ट आपका भिवानी, सेकंड हिसार। फिर भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भेड़ प्रजनन केंद्र आपका हिसार में है। ओके, नेक्स्ट आपका बकरी पालन। अब हम करते हैं बकरी पालन। बकरी पालन में हम बकरियां पालते हैं, और तो बकरियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। बकरी को क्या कहते हैं? निर्धनों की गाय, गरीबी की गाय। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। अब सभी को पता है कि प्लेट सेल्स वगैरह में, डेंगू बुखार में जब हमारी प्लेट सेल्स कम हो जाती हैं तो हमको क्या पीने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप बकरी का दूध पीजिए। जब हमें 100 रुपये किलो तक की बकरी का दूध मिलता है। ठीक है, और 100 रुपये क्या, 100 रुपये में आधे लीटर दूध हमें बकरी का दूध मिलता है। फिर दूध बकरी के दूध में क्या होता है? आयरन सबसे ज़्यादा होता है। जो हमारा गाय का दूध है उसमें उसके 10 गुना हमारा आयरन मिलता है। इसमें गाय के दूध से कितना? 10 गुना ज़्यादा आयरन हमारे किसमें? बकरी के दूध में हमें मिलता है। ठीक है, अब हमारी गाय की नस्लें 27 थी, भेड़ की 26 और आपकी बकरी की नस्लें कितनी हैं? 21 नस्लें हैं। और इसकी जो हमारी जमुनापारी नस्ल है वो हमारी द्विकाज नस्ल है। जमुनापारी कौन सी नस्ल है? द्विकाज नस्ल है। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बकरियों की किस नस्ल में उनकी दाढ़ी मिलती है? नर और मादा दोनों की दाढ़ी मिलती है। वो कौन सी नस्ल है? आपकी सोनेन नस्ल है। कौन सी नस्ल है? सोनेन नस्ल है। सोनेन नस्ल। और ये आपका कहाँ पर जन्मी हुई है? स्विट्जरलैंड की में जन्मी हुई ये नस्ल है। और इसका गर्भधान काल मैं आपको 150 दिन पहले ही बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा बकरी आपकी सिरसा में है। कहाँ पर है? सिरसा में है, सिरसा महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और घर पर जो दूध के लिए हम बकरियां पालते हैं वो बर्बरी नस्ल की होती हैं। कहाँ पर होती हैं? बर्बरी नस्ल की होती हैं। फिर आपका सुअर पालन। अब सुअर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे अच्छा मांस होता है जो सुअर का सबसे अच्छा मांस, जो सुअर है हम ज़्यादातर किसके लिए पालते हैं? मांस के लिए पालते हैं। तो सबसे अच्छा मांस कौन सी किस्म का माना जाता है? टेमवर्थ किस्म का। कौन सा? टेमवर्थ नस्ल का जो है वो उसका मांस सुअर का सबसे अच्छा माना जाता है। और यॉर्कशायर जो इसका एक नस्ल है वो सबसे ज़्यादा बच्चे देती है। 6 से 7 बच्चे एक बार में देती है। कब कितना देती है? 6 से 7 बच्चे एक बारी में देती है। सबसे ज़्यादा सुअर आपका सोनीपत में हो गया। ठीक है, और सबसे कम सुअर आपके मेवात में हो गए। अब देखो, सबसे ज़्यादा सुअर आपके कहाँ हो गए? सोनीपत में, और सबसे कम मेवात में। अब देखो, मेवात में जो लोग हैं वो ज़्यादा मांस खाते हैं तो सुअरों को कम मार के कम कर देते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सुअर कहाँ है? सोनीपत में। सोनी मांस खाना पसंद नहीं करती, इसलिए इनको हटा देती है। वैसे जो हमारे मुसलमान लोग हैं वो सुअर से नफरत करते हैं। वो सुअर के मांस को हाथ भी नहीं लगाते। सुअर नाम को लेने में ही वो नफरत करते हैं, इसलिए वहाँ पर ही सबसे कम सुअर पाया जाता है। वो तो मैंने ट्रैक बनाने के लिए कह दिया कि वहाँ पर मांस खाते हैं तो सुअर कम हो जाते हैं, लेकिन वो लोग हैं जो क्या सुअर से नफरत करते हैं वो, और सुअर के मांस को हाथ भी नहीं लगाते, और इसलिए वहाँ पर कम सुअर पालते हैं। ठीक है, फिर आपका गर्भधान अवधि की आपकी कितनी है? 112 दिन। ठीक है, भेड़ बकरी की कितनी थी? 150 दिन। और आपका पशुअर की कितनी हो गई? 112 दिन। ठीक है, फिर आपका मुर्गी पालन। जो आपकी भारतीय मुर्गी है वो कितने अंडे दे देती है? 60 अंडे दे देती है एक वर्ष में। ठीक है, सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है? लेग हॉर्न मुर्गी। क्या है? सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? लेग हॉर्न मुर्गी। लेग हॉर्न पीस की जो मुर्गी है वो सबसे ज़्यादा अंडे देती है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब जब सबसे ज़्यादा अंडे देती है तो उनके टांगों के बीच में से हर वक्त औरन बजता रहता है, मतलब ज़्यादा अंडे देती है तो लेग हॉर्न हो गया। अंडे में कितना प्रोटीन होता है? 12 से 14% प्रोटीन होता है। 12 से 14% प्रोटीन होता है। कितना होता है? 12 से 14% तक उसमें प्रोटीन होता है अंडे में। और अंडे का जो
क्या है, कवच, अंडे का कवच जो बाहर से सफ़ेद सफ़ेद होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, जो मुर्गे की असील नस्ल होती है, कौन सी, अ, असील नस्ल, असील नस्ल को हम लड़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए उनको हम लड़वाते हैं। किसी का नस्ल का होता है असील नस्ल का नस्ल, न्यू हेम्पशायर, न्यू हेम्पशायर, कौन सी है, न्यू हेम्पशायर और कार्निश नस्ल की जो क्या है हमारी मुर्गी मिलती हैं। ये अन्य नस्लें इसकी इम्पोर्टेंट नस्लें हैं। फिर आपका मत्स्य पालन, मत्स्य पालन विश्व में जो झींगा मछली है ना, झींगा मछली है वो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में जो झींगा मछली है उसको हम सबसे ज़्यादा पालते हैं। फिर सबसे स्वादिष्ट मछली का जो मांस है वो कौन सा है, रोहू, रोहू मछली का जो सबसे मांस जो है सबसे स्वादिष्ट होता है। ठीक है, नदी के बहते हुए पानी में भी अंडे देती है, नदी के बहते हुए पानी में भी अंडे देती है, कौन सी है, मृगला मछली, कौन सी है, मृगला मछली है उसका नाम। फिर विश्व मछली दिवस आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक बार ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इनको हम कर लेते थे, कभी कभी यही पॉइंट्स जो होते हैं हमारे क्वेश्चन बन के हमारे सामने आ जाते हैं। फिर दूध पशुओं की कूपिका कोशिकाओं में बनती हैं, कहाँ पर बनती हैं, कूपिका कोशिकाओं में। पानी हम कहाँ से निकालते हैं, कूप मतलब कुओं से निकालते हैं, तो कूपिका कोशिका से ही हमारा दूध बनता है। दूध आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो उससे खराब हो जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से खराब हो जाता है। ठीक है, फिर आपका इंपॉर्टेंट बात है कि रेशम का धागा किसका बना हुआ होता है, रेशम का धागा किसका बना होता है, प्रोटीन का। और जो आपका कपास और जूट का धागा है वो किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, फिर आपका हरियाणा में सर्वाधिक घोड़े कहाँ मिलते हैं, सर्वाधिक घोड़े आपके कहाँ मिलेंगे, एक तो गुरुग्राम में और एक आपका करनाल में। ठीक है, अब जो गुरुग्राम में है वो अमीर लोग हैं, अमीरों की नगरी भी कहते हैं इसे, तो गुरुग्राम है। अब गुरुग्राम में अमीर लोग हैं तो वो क्या है, अमीर लोग भाई घोड़े तो रखते ही हैं। ठीक है, अमीर लोग घोड़े रखते हैं। फिर करनाल भी आपका क्या है, सीएम सिटी है तो वो भी तो घोड़े रखेंगे ही रखेंगे। तो पहला आपका गुरुग्राम हो गया और दूसरा हो गया करनाल। फिर सर्वाधिक ऊँट कहाँ पर है, सिरसा पर, जो, और फिर भिवानी। ठीक है, सर्वाधिक ऊँट का सिर कितना कैसा होता है, ऊंचा होता है। ऊँट का सिर क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है, तो ऊँट का सिर ऊंचा हो गया। अब ऊंचा सिर है तो उस पर वाणी पहुंचाने के लिए, मतलब वाणी पहुंचाने के लिए, उसकी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपको बहुत ही ज़ोर से बोलना पड़ेगा। तो सिर से हो गया सिरसा, ऊंचे सिर से हो गया सिरसा, और ज़्यादा वाणी, ऊंची वाणी में बोलना पड़ेगा तो वो हो गया आपका भिवानी। ठीक है, फिर सर्वाधिक गधे कहाँ पर पाए जाते हैं, पलवल में और गुरुग्राम में। ठीक है, पलवल में और गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा गधे आपके, सब फर्स्ट नंबर आपका पलवल का हो गया और उसके बाद आपका गुरुग्राम में हो गया। आपका घोड़े भी गुरुग्राम में थे और सेकंड प्लेस पे हैं गधे। ठीक है, फिर आपका टट्टू क्या होता है, ये गधे और घोड़े दोनों के बीच की प्रजाति होती है टट्टू। ये हाइट में गधे के बराबर होता है लेकिन ताकत वगैरह में घोड़े के बराबर होता है। सर्वाधिक टट्टू भी आपका गुरुग्राम में मिलते हैं। आपके कुत्ते भी गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, टट्टू भी आपके कहाँ मिलते हैं, गुरुग्राम में, और कुत्ते भी कहाँ मिलते हैं, गुरुग्राम में। फिर सर्वाधिक खरगोश या बिल्ली, सर्वाधिक खरगोश कहाँ पर, नूह में। और जो नूह मेवात के लोग हैं वो क्या कहते हैं, मांस खाते हैं, नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर मुसलमान होते हैं, वो उनका जो आहार होता है वो ज़्यादा मांस ही होता है। ठीक है, लेकिन खरगोश क्या होता है, तेज गति से दौड़ता है। खरगोश क्या होता है, तेज गति से दौड़ता है, वो उनसे भाग जाता है, उनके हाथ नहीं आता, तो इसलिए खरगोश सबसे ज़्यादा कहाँ हो गई, नूह मेवात में हो गई। बिल्ली है, बिल्ली भी ऐसे ही हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको। तो बिल्ली क्या है, बिल्ली भी तेज दौड़ती है, वो भी भाग जाती है, उनके हाथ नहीं आती। ठीक है, इसलिए आपका खरगोश सबसे सर्वाधिक खरगोश और बिल्ली कहाँ हो गई, नूह में हो गई। सर्वाधिक हाथी कहाँ पर है, सर्वाधिक हाथी है यमुनानगर में। यमुनानगर में कितने हाथी हैं, 4। और आपका कुरुक्षेत्र में आपका 1 हाथी है। अब देखो, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ बना रहे हैं हम, यमुनानगर में बना रहे हैं, कालीसर यमुनानगर में। ठीक है, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र है। तो अब जब पुनर्स्थापना केंद्र वहाँ है तो हाथी सबसे ज़्यादा वहाँ है, वहीं मिलेंगे, 4 हाथी हैं टोटल। फिर कुरुक्षेत्र में क्या होती, महाभारत की लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुई थी, हाथी पे हुई थी, तो वहाँ भी आपको हाथी मिलेंगे। तो फर्स्ट आपका यमुनानगर हो गया, सेकंड आपका कुरुक्षेत्र में आपका 1 हाथी मिलता है। ठीक है, फिर सर्वाधिक खच्चर से झज्जर, झज्जर रेवाड़ी। ठीक है, याद हो गया, खच्चर क्या होता है, खच्चर, झज्जर, रेवाड़ी। फिर सर्वाधिक पशु आपके हिसार में मिलते हैं, ये पहले भी करा चुका हूँ मैं, और कम पंचकुला मिलते हैं, पंचकुला के लोग पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, फिर आपका एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा किसी ने, मुर्रा भैंस को एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी गई। मुर्रा भैंस का जो झोटा होता है, जो आपका उसका
नर होता है वो उसमें बहुत ताकत होती है, इसलिए उसे एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी गई है। ठीक है। फिर आपका मुर्रा भैंस का नया क्लोन है जो आपके लाल लाजपत राय यूनिवर्सिटी ने बनाया है। जो मुर्रा भैंस का क्लोन वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो किसने बनाया है? सच गौरव। उसका नाम क्या है? सच गौरव है। जो क्लोन बनाया है उसे क्या है? सच गौरव। उसका नाम दिया गया है सच गौरव। फिर जो लाल लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, जो लाल लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय है, उसने क्या एक 38 लीटर दूध में 38 लीटर दूध देने वाली गाय बनाई थी। उसकी नस्ल का नाम क्या रखा गया है? हरदेनु गाय। क्या रखा गया है? हरदेनु गाय। और सर्वाधिक ऊन देने वाली एक भेड़ उन्होंने बनाई है, उसका नाम क्या है? हरनाल भेड़। ठीक है। मिक्स करके 2-3 भेड़ों का हाइब्रिड जो उन्होंने बनाया है उसे उसका नाम दिया गया है हरनाल भेड़। क्या दिया गया है? हरनाल भेड़। ठीक है। हरदेनु, हरनाल और सच गौरव हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। फिर राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? कैथल पर है। ठीक है। पशु आपके कहाँ रहते हैं? थल पर रहते हैं, तो उनकी साइंस करनी पड़ेगी तो उसके थल पर जाना पड़ेगा, मतलब ज़मीन पर जाना पड़ेगा, कैथल। फिर आपका देश का प्रथम नंदघर, नंदघर आपका बना है हसनपुर सोनीपत में। पहला नंदघर आपका कहाँ बना है? हसनपुर सोनीपत में। ठीक है। फिर आपका इस जगह सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। ये तो पुराना क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा, और नहीं पता तो आप याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर है? हिसार में। तो सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ हो गया? हिसार में हो गया। राज्य में किस स्थान पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है? सबसे बड़ा मेला लगता है आपका जहाजगढ़ झज्जर में। सबसे बड़ा मेला आपका कहाँ लगता है? जहाजगढ़ झज्जर में। राज्य में किस दिन बैल की छुट्टी होती है? राज्य में किस दिन बैल की छुट्टी होती है? वो हमारा दिन है अमावस्या का दिन। कौन सा दिन है? अमावस्या का दिन। क्यों? क्योंकि अमावस्या को क्या होती है? काली रात होती है। अब काली रात में हमको कुछ दिखेगा नहीं, तो हम अपने खेतों को कैसे जोतेंगे? तो इसलिए अमावस्या को उसकी छुट्टी कर दी जाती है। फिर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में। और ये कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। अब ये चीज़ तो सबको पता है कि 1986 में बना था। ठीक है। लेकिन ये कौन सी पंचवर्षीय योजना बना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना बना था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है कि 7वीं परियोजना में बना था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आपका आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है। और सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बस्तवाड़ा करनाल में बनाया जा रहा है। ठीक है। बस्तवाड़ा करनाल में बनाया जा रहा है सुअर को। ठीक है। और जब हम कभी सुअर का क्या हो गया? बस्तवाड़ा करनाल में। ठीक है। फिर आपका हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन 13 जनवरी 2000 को हुआ था। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? 13 जनवरी 2000 को। फिर हलाई नस्ल की गद्दी के दूध की डेयरी कहाँ पर खुलेगी? ये आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है कि हलाई नस्ल की दूध की जो पहली डेयरी कहाँ पर खुलेगी? हिसार में खुलेगी। अब 6 से ज़्यादा पशुधन हिसार में है तो वहीं आपकी गधी भी मिलेगी। और गधी के दूध की पहली डेयरी कहाँ पर खोली जाएगी? हिसार में। और किस नस्ल की गधी होगी? हलाई नस्ल की। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू की गई थी? ये 6 दिसंबर 2019 को। कब की गई थी चालू? 6 दिसंबर 2019 को चालू की गई थी। कहाँ से चालू की गई थी? भिवानी से। और किसने की थी? जेपी दलाल ने। किन्होंने चालू की थी? जेपी दलाल, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, कृषि और पशुपालन मंत्री है, उन्होंने क्या किया था? ये स्टार्ट किया था। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था? आपका भिवानी से स्टार्ट किया था 6 दिसंबर 2019 को। इसमें क्या टारगेट रखा गया था कि 2021 तक हम क्या करेंगे? आपके 10 लाख जो हैं क्रेडिट कार्ड वो पशुओं के बनाएंगे। फिर आपके पशुओं की जो गर्भधान अवधि है वो हम याद कर लेते हैं। पशुओं की गर्भधान अवधि कितनी है? हाथी की सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हाथी की हो गई 624 दिन। कितनी हो गई हाथी की? 624 दिन। फिर आपका उससे कम होता है ऊँट ऊँचा होता है 420 दिन। कितना? 420। ऊँट क्या होता है? 420 होता है। ऊँट क्या होता है? 420। वो अपनी गर्दन ऊंचे रखता है, किसी की बात नहीं सुननी होती तो अपना सिर ऊंचा कर लेता है। ठीक है। अपना सिर कैसा कर लेता है? ऊंचा कर लेता है। बहुत ही 420 होता है वो। फिर गधा 365 दिन। गधा कितने दिन काम करता है? साल के 365 दिन काम करता है गधा तो गधा होता है, उससे कितना ही काम करवा लो। ठीक है। वो क्या, उसको कोई छुट्टी नहीं देता, उसे सब पागल बनाते रहते हैं। तो वो कितना हो गया? 365 दिन। घोड़ी हो गया 340 दिन। कितना हो गया? घोड़ी 340 दिन। फिर आपका भैंस 310 दिन। गाय 280 दिन, ये मैं आपको करा चुका हूँ। बाघ आपका कितना है? 155 दिन। भेड़ बकरी आपका है 150 दिन। भेड़ बकरी 150 दिन, उससे भेड़ बकरी को खा कौन जाता है? बाघ खा जाता है। तो ये कितना हो गया? 155 दिन। ठीक है। फिर आपका बंदर क्या करता है? उछल कूद करता रहता है 166
कितना 166 दिन। बंदर कितना हो गया आपका 166 दिन। फिर आपका भेड़ बकरी 150 दिन, ये मैं करा ही चुका हूँ। शेर हो गया 108 से 110 दिन, ठीक है। शेर क्या हो गया 108 से 110 दिन। फिर आपका चीता का 95 दिन, ठीक है, कितना 95 दिन। फिर आपका सुअर आपका 112 दिन। सुअर वैसे तो बहुत तेज भागते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है उनमें स्टेमिना कम होता है, वो कुछ देर तक ही तेज भाग पाते हैं, तो वो क्या होता है शेर उनको पकड़ लेता है, ठीक है। तो सुअर का स्टेमिना ज़्यादा हो गया इसलिए 112 दिन। और फिर आप स्टेमिना कम हो गया 112 दिन, लेकिन वो इसकी गति तेज होती है शेर से भी। शेर से वो कभी कभी उसे चकमा देकर निकल जाता है। तो शेर कितना है 108 से 110 दिन, ठीक है। फिर आपका कुत्ता हो गया, कुत्ता आपका 63 दिन या फिर 60 दिन। इसके इन दिनों के आसपास अगर 1-2 दिन घटा बढ़ा के भी आपको ऑप्शन में दिया जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल वो करेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर गिलहरी आपका 40 दिन। गिलहरी आपका कितना है 40 दिन। गिलहरी चारों पैरों पर खट 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 ऊपर पेड़ों पर चढ़ जाती है, तो क्या हो गया गिलहरी 40 दिन। फिर आपका चूहा का क्या है 19 से 20 दिन, ये आपका हमारे घरों में पाया जाता है। चूहे का कितना है 19 से 20 दिन, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट आपका पशुओं के सामान्य रोग। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है पशुओं के सामान्य रोग। पशुओं के सामान्य रोग कौन कौन से हैं? पशुओं में जो जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? एक तो गलघोंटू हो गया, गलघोंटू, निमोनिया और पेचिस। गलघोंटू में क्या होता है हमारे जो गले में एक सूजन आ जाती है और धीरे धीरे वो क्या है श्वास नली को रोक देती है और हमारे पशुओं की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। गलघोंटू किस ये हमारा क्या है, ये इम्पोर्टेंट हमारा बीमारी है, घातक बीमारी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये हमारा ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। फिर पास्चुरेला किसके नाम होता है? पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, ठीक है, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, ये किसका क्या है जीवाणु है। फिर दूसरा नाम इसको क्या है गोरखा भी कह सकते हैं और नाविक बुखार भी कह सकते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है नाविक बुखार या गोरखा। गले में सूजन हो जाती है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर विषाणु से होने वाले रोग खुरपक्का मुंहपक्का, ये क्या है भैंस बकरियों के हमारे भैंस के और गाय के हमारे क्या हैं रोग हैं विषाणु से होने वाले रोग। पशु प्लेग, रानीखेत और चेचक, ये भी हमारे क्या हैं विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस से ये हमारे हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं दो, दुग्ध ज्वर और अफारा। दुग्ध ज्वर को हम दूध का बुखार भी कह देते हैं। और दूध का बुखार क्यों चढ़ता है पशुओं को ये होता है जब उनके खून में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी? कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। और फिर अफारा का जो अफरा कहते हैं हम इसको देसी भाषा में। वैसे तो जो अफारा होता है वो कब होता है पशु हैं वो जब उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से वाला चारा दे दिया जाता है, मतलब उनको गेहूँ वगैरह ज़्यादा खिला दिया जाए, ठीक है। गेहूँ का जो दलिया है वो ज़्यादा दे दिया जाए आवश्यक मात्रा से भी अधिक, तो उनको ये अफरा की बीमारी हो जाती है। तो ये हमारा ये टॉपिक आज हम समाप्त करते हैं, कृषि व पशुपालन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। इस वीडियो में मैंने आपको 2 पॉइंट जो हैं वो थोड़े गलत बता दिए हैं, तो मैं इनको पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो गलत बता दिए थे, मैं इनको सही करा देता हूँ। इसमें क्या है, एक पॉइंट मैंने बताया था कि हर 2 साल में पशु जनगणना होती है, लेकिन ये क्या है हर 5 साल में हमारी जो है एक बार ही पशु जनगणना होती है, ठीक है। एक पॉइंट ये था। दूसरा कि जो हमारी पशु जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 2019 में 19-20 में। तो इसकी वजह से हमारी जो 2019 में पशु जनगणना हुई है वो आपकी कौन सी है 20th पशु जनगणना है, ठीक है। और जो हरियाणा में पहली बार हुई थी वो हुई थी 1969 में, क्योंकि हरियाणा 1966 में बना था, इसलिए हरियाणा की कम मानी जाएगी, वो 1969 में मानी जाएगी, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।